Friends, why heavily calcified coronary arteries and severe heart blockages need uh, revascularization treatment? Because if you see that if you try to open calcified arteries by rotablator, either it may be 100% block, it will damage the arterial intima. वो आर्टरी की अंदर का इंटीमा को डैमेज कर सकता है और आर्टरी रप्चर भी हो सकती है रोटाब्लेटर से। तो लोग आते हैं हैवीली कैल्सीफाइड आर्टरीज मल्टीपल ब्लॉकेज के साथ, और फिर उनको बोला जाता है कि भाई आप रोटाब्लेटर से ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन वो रिस्की है, अथवा आप बाईपास करा लीजिए। तो मेनली कैल्सीफाइड आर्टरीज में कोई भी प्रोसीजर इन्वेसिव कराओ तो एम्बोलिज्म का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन जो है FDA USA द्वारा और ऑल ओवर वर्ल्ड FDA द्वारा अप्रूव्ड है कि मल्टीपल कैल्सीफाइड आर्टरीज that restrict the blood flow to the मायोकार्डियम का ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको आप नेचुरल कोलेटरल्स डेवलप करके और डॉर्मेंट वेसल्स ओपन करके आप उसको नलीफाई कर सकते हैं और मायोकार्डियम का ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं, और दवाइयाँ से कैल्सिफिकेशन और जो स्टिफनेस ऑफ द आर्टरी है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं और ब्लॉकेज को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो ECP ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर हैवीली कैल्सीफाइड मल्टीपल ब्लॉकेज आर्टरीज, और जिसका पंपिंग बहुत कम हो गया है, मीन्स सीवियर हार्ट फेलियर पेशेंट्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स, उनके लिए ECP ट्रीटमेंट इज़ सुप्रीम ट्रीटमेंट। इट मीन्स इट इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट, साइंटिफिक ट्रीटमेंट। वो आपका एंजियोजेनेसिस, आर्टीरियोजेनेसिस द्वारा वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोजेनेटिक ग्रोथ फैक्टर के द्वारा, प्लेटलेट डिराइव रिच ग्रोथ फैक्टर द्वारा आपका सिस्टम में न्यू वेसल्स को डेवलप करेगा, और हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर हो या वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर हो या प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर हो, कोई भी ग्रोथ फैक्टर वाजोडाइलेशन करता है और वो स्टेम सेल को एक्टिवेट करता है, तो न्यू वेसल फॉर्मेशन होता है। और साथ में प्रेशर के हिसाब से जब हार्ट रिलैक्स होता है तब पैर में से और सेंट्रल एओर्टिक रूट से और वेनस रूट से प्रेशर आता है, तो प्रेशर के हिसाब से डॉर्मेंट वेसल्स भी ओपन हो जाती है। और दूसरा ECP का मेन बेनिफिट ये है कि आफ्टर लोड कम करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब बेल्ट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये कोई ट्रीटमेंट में ये फैसिलिटी नहीं है कि आफ्टर लोड कम होता है। दवाइयाँ आती है आफ्टर लोड कम करने के लिए, लेकिन मैकेनिकल ट्रीटमेंट, इसीलिए FDA ने उसको अप्रूव किया है हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको मल्टीपल कैल्सीफाइड वेसल्स है या आपको मल्टीपल ब्लॉकेज है, आपको सर्जरी में नहीं जाना है, तो इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर कैल्शियम को निकालने के लिए विटामिन K2, M7K2, एंड दूसरा डिटॉक्स ट्रीटमेंट आता है, एंड ECP ट्रीटमेंट आप लीजिए, जिससे आपका पूरा कोलेटरलाइजेशन डेवलप हो जाएगा मायोकार्डियम का, जो आप थेलियम हार्ट स्कैन द्वारा चेक कर सकते हैं, इको द्वारा चेक कर सकते हैं, जिसका पंपिंग कम है
उसका पंपिंग बढ़ जाता है। और पेशेंट्स का रिपोर्ट तो साइड की बात है, लेकिन पेशेंट्स खुद बेहतर महसूस करता है, उसका वॉकिंग एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ जाती है, डिस्पनिया मिट जाता है, चेस्ट पेन में सबसाइडेंस हो जाता है। तो ओवरऑल इट इज़ अ genuine remedy for angina to treat heart multiple blockage patients by natural bypass, to treat heart failure patients, and it is also useful in and approved in ischemic stroke also, and to supply blood flow in all the regions of the body without damaging internal structure, because there is no laser, no radiation, nothing is there. Just it is a smartness of the doctor, ECP trained doctor, के इन्फ्लेशन कौन से पॉइंट से देना है और इन्फ्लेशन को कहाँ रिलीव करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वेनस रिटर्न को आपको देना है कि नहीं देना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हार्ट फेलियर पेशेंट्स में। तो ये ECP ट्रीटमेंट ट्रेन डॉक्टर से आप लोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, लोग पूछते हैं ब्लॉक निकल जाएंगे, तो ब्लॉक तो बाईपास सर्जरी के बाद आप बाईपास सर्जन को बोलेंगे कि ब्लॉक निकल गए साहब, एंजियोग्राफी करो, तो वो फाइल को साइड पे रख देगा, क्योंकि उसको मालूम है उसने ब्लॉक नहीं निकाले हैं, उसने रूट को बाईपास किया है। तो मेन हार्ट ट्रीटमेंट का एम है कि रीवास्कुलराइजेशन बाय डिफरेंट रूट्स, कोलेटरलाइजेशन, एंजियोजेनेसिस, आर्टेरियोजेनेसिस, मेन हार्ट डिसीज का ये ट्रीटमेंट है कि भी आपके मसल को, स्ट्राइटेड मसल को, हार्ट के मसल को आपको भरपूर मात्रा में ब्लड मिलना चाहिए, तो ही वो तंदुरुस्त रहेगा, तो ही उसका पंपिंग बढ़ेगा। एंड दैट इज़ फिट फॉर ECP। ट्रेन डॉक्टर से लेना ज़रूरी इसलिए है कि कभी कभी ECP से आपको जो अनऑथोराइज्ड सेंटर्स में लेते हैं, तो कभी कभी जो इन्फ्लेशन मार्कर्स प्रॉपर नहीं रखते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट्स को बेनिफिट नहीं मिलता है और पेशेंट्स की जो मनी है वो वेस्ट हो जाती है। कभी कभी चाइना के सस्ते मशीन भी आते हैं, लोग उस पर सस्ता ट्रीटमेंट भी देते हैं, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है। तो ट्रेन डॉक्टर से ही ECP ट्रीटमेंट लेना, जैसे आप ट्रेन डॉक्टर से बाईपास करवाने जाते हो या स्टेंट डलवाने जाते हो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से, ऐसे ECP भी ट्रेन सेंटर डॉक्टर से लेना। और ECP में कोई वेंटिलेटर नहीं लगता है या कोई हार्ट लंग मशीन पे पेशेंट को नहीं ले जाना पड़ता है जैसे बाईपास में ले जाते हैं। ECP एक नॉन सर्जिकल IABP है। जैसे बाईपास सर्जरी में वीक हार्ट है तो IABP का यूज़ होता है, ऐसे ECP नॉन सर्जिकल IABP है, सेकंड हार्ट के हिसाब से काम करता है। तो ECP along with intensive medical treatment and most important dietary restrictions, आप हैफाजार्ड कुछ भी नहीं खा सकते हैं हार्ट डिसीज डिटेक्ट होने के बाद। यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट, यू हैव टू टेक अल्कलाइन डाइट, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट, वो सब हम हमारे सेंटर्स से देते हैं डाइट चार्ट। लेकिन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड स्ट्रेस रिलीज कैसे करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट में, क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह स्ट्रेस से एग्रीवेट होते हैं, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम
एग्रीवेट होता है, क्योंकि स्ट्रेस से एपेटाइट बढ़ती है एंड देन इट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इसके हिसाब से लाइपोजिनेसिस होता है। तो ईसीपी ट्रीटमेंट के साथ में दवाइयाँ, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इंटेंसिव कंट्रोल ऑफ डाइट, that is most needed, and daily pranayam and meditation for 5 to 10 minutes and walking as per your exercise tolerance up to 30 minutes per day, per week 150 minutes. Either you walk or cycle or play tennis, but do aerobic exercise. Don't go for gym. Anaerobic exercise, मसल बनाने की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, किडनी पेशेंट्स में ईसीपी ट्रीटमेंट वेरी वेरी यूज़फुल। वो क्रिएटिनाइन कम कर देता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाता है, ग्लोमेरुलर परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाता है, और डायलिसिस वाले पेशेंट्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस भी कम हो जाती है ईसीपी ट्रीटमेंट से। तो इट इज़ अ ओवरऑल वास्कुलर रिहैब सिस्टम। तो पूरा वास्कुलर सिस्टम को रिजुवनेट करता है। तो ईसीपी ट्रेन हैंड से लेना है, ट्रेन सेंटर में लेना है, हैफाजार्ड प्राइस फैक्टर या एडवर्टाइज देख के नहीं लेना है। एंड लाइफ लॉन्ग इफ़ यू मेंटेन योर जो डाइटरी चेंजेस एंड lifestyle changes, if you change along with medicines, then lifelong you doesn't need bypass or stenting. So no doubt in emergency, if small plaque mostly rupture, big plaque mostly don't rupture, they are stabilized. But either one of it, rupture or in big plaque there is a rupture from sideways shoulder region, there is a clotting cascade activation. At that time you take thrombolytic fibrin specific medicine immediately along with loading dose of antiplatelets, either fibrin specific thrombolytic along with loading dose of antiplatelet, or along with loading dose of antiplatelet and stent. But stent is only for chest pain relieving, and that you can use it only for crucial golden 3 hours. Otherwise it has no use. It can restenosis in future, it can cause arrhythmia, it can cause a stroke. So stent in stable condition is damaging. So in emergency it's okay, otherwise it is not needed. So the wholesome treatment is ECP, medicine as per clinical trial, and diet. Medicinal diet means you have to take focus on the diet. You cannot eat haphazard things like trans fatty acid rich pizzas and burgers and bakery products and cold drinks and ice creams and all these packing products or the packing fruit juice. You just have to avoid it. And at last you have to avoid tobacco in all form, either smoking or gutka or khani. You have to stop. इससे आप हृदय रोग सब रिवर्स करोगे और कैंसर से भी बच जाओगे आप। नमस्कार।